इस वीडियो का टॉपिक है प्लाज्मा प्रोटीन्स। तो लास्ट वीडियो में आपने पढ़ा कि ब्लड में ब्लड सेल्स होती हैं और प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है प्लाज्मा प्रोटीन्स। तो प्लाज्मा प्रोटीन्स पे एक शॉर्ट नोट भी आता है, द फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्लाज्मा प्रोटीन्स कौन कौन सी है। प्लाज्मा में मेनली जो प्रोटीन्स हैं वो होती हैं एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन। ओके, तो ये चार प्रोटीन मेन होती हैं, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि एल्बुमिन और ग्लोबुलिन का रेशो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें एल्बुमिन ज़्यादा होती है, इट इज़ 1.7:1, यानी अगर एल्बुमिन 1.7 है तो ग्लोबुलिन 1 है, मतलब ये एक रेशो है इनका। ठीक है, एक तो आपको अलग अलग प्रोटीन की कॉन्सेंट्रेशन पता होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आपके लेवल पर इसका ओवरऑल कंसंट्रेशन पता हो बहुत है, दैट इज 6 to 8 ग्राम पर 100 ml ऑफ द प्लाज्मा। सो 6 to 8 ग्राम पर 100 ml ऑफ प्लाज्मा इज द नॉर्मल कंसंट्रेशन ऑफ ओवरऑल ऑल प्लाज्मा प्रोटीन्स। ओके, और इन प्लाज्मा प्रोटीन्स को हम अलग अलग कैसे कर सकते हैं, हम जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि हम सेंट्रीफ्यूगेशन कर सकते हैं। तो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन से हम इनको अलग कर सकते हैं। दूसरा, इनको हम प्लाज्मा फेरेसिस से अलग कर सकते हैं। ओके, सो पेपर प्लाज्मा फेरेसिस या इलेक्ट्रोफोरेसिस से अलग कर सकते हैं। तो वो टाइप की जो है हमारी कुछ डिफरेंट टाइप के तरीके होते हैं जिनसे हम अलग अलग प्लाज्मा प्रोटीन्स को अलग कर सकते हैं, उनका कॉन्सेंट्रेशन कर सकते हैं। ओके, अब ये चारों प्लाज्मा प्रोटीन्स एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन, इनके बारे में हम देख लेते हैं, पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन्स। फाइन, तो हमारा सबसे पहला है इंपॉर्टेंट पॉइंट है एल्बुमिन। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये प्रोड्यूस कहाँ होती है। ये सारी की सारी प्रोटीन होती हैं प्रोड्यूस लीवर में। तो ये सारी की सारी प्रोटीन्स लीवर में बनती हैं, लेकिन इनके अलावा इनमें से जो ग्लोबुलिन प्रोटीन है, ग्लोबुलिन का, क्योंकि जो ग्लोबुलिन है वो ग्लोबुलिन 3 तरह की होती है, अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन एंड गामा ग्लोबुलिन। सो एल्बुमिन, ग्लोबुलिन इज अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन एंड गामा ग्लोबुलिन। इसमें से जो गामा ग्लोबुलिन है वो आपकी एंटीबॉडीज होती है, मतलब जिसको हम बोलते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन, इम्यूनोग्लोबुलिन या एंटीबॉडीज। ओके, तो जो बॉडी में किसी एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज होती हैं वो और कोई नहीं, गामा टाइप ऑफ ग्लोबुलिन ही एंटीबॉडीज का काम करती हैं। और वो कौन सी टाइप की इम्यूनिटी देती हैं, ह्यूमोरल इम्यूनिटी देती हैं। और ये गामा ग्लोबुलिन जो है वो प्लाज्मा सेल्स से बनती है। सो दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्लाज्मा सेल्स। और ये कौन सी इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं, ह्यूमोरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। ओके, तो ये प्लाज्मा सेल्स और से बनती हैं और ह्यूमोरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। तो आपका प्रोडक्शन हो गया कि ज़्यादातर सिर्फ लिवर में बनती है, एक्सेप्ट गामा ग्लोबुलिन जो कि आपकी लिवर में भी बनती है। ठीक है, तो ग्लोबुलिन हो गई अल्फा, बीटा एंड गामा टाइप की। अब जो ग्लोबुलिन है उनके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे इम्यूनोग्लोबुलिन, इम्यूनोग्लोबुलिन हो गई एंटीबॉडीज, गामा ग्लोबुलिन। तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो है वो भी आपकी ग्लोबुलिन्स हैं। उनका काम क्या है, इनका काम है इम्यूनिटी को प्रोवाइड करना बॉडी में, ह्यूमोरल इम्यूनिटी। दूसरा, हीम एग्लूटिनिन्स। हीम एग्लूटिनिन्स आर ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ ग्लोबुलिन्स, मतलब हीम एग्लूटिनिन भी ग्लोबुलिन्स की टाइप है। हीम एग्लूटिनिन क्या होती हैं, जो आरबीसी के ऊपर एक एंटीजन होता है जिसकी वजह से हम ब्लड ग्रुप बनाते हैं, ब्लड ग्रुप ए बी सी ऐसे, सॉरी ए बी और ओ ब्लड ग्रुप और ए बी ओ ब्लड ग्रुप। मतलब ए जो ब्लड ग्रुप होता है, ब्लड ग्रुप हमारे टाइप के होते हैं, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप और ए बी ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप। तो जिसे कहते हैं एबीओ सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुप सिस्टम, एबीओ सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुप। तो ये आरबीसी के ऊपर एंटीजन होते हैं, जैसे आरबीसी है उसके ऊपर ये एंटीजन होते हैं और इनमें से जिस टाइप का एंटीजन होता है उस हिसाब से कहते हैं वो ब्लड ग्रुप है। तो अगर एक जो जैसे ए ब्लड ग्रुप है उसमें ए एंटीजन है, लेकिन उसमें एंटीबॉडीज़ कौन सी होती है, बी होती है। बी ब्लड ग्रुप है, उसमें एंटीबॉडी कौन होती है, ए एंटीबॉडीज़ होती हैं। इन दोनों में कोई एंटीबॉडी नहीं होती, इसमें दोनों टाइप की एंटीबॉडीज़ होती हैं। तो ये जो एंटीबॉडीज़ है ये भी, इन्हें कहते हैं हम हीम एग्लूटिनिन्स। हीम एग्लूटिनिन्स आर द एंटीबॉडीज़ ऑफ ब्लड which is determining the blood group. Okay, तो ये हीम एग्लूटिनिन्स भी ग्लोबुलिन टाइप्स की ही है, इसलिए इसका मतलब प्लाज्मा प्रोटीन का एक फंक्शन हो सकता है इम्यूनिटी को प्रोवाइड करना।
प्लाज्मा प्रोटीन का दूसरा फंक्शन हो सकता है कि ये ब्लड ग्रुप को डिटरमाइन करती है, ठीक है, ब्लड ग्रुप को डिटरमाइन करती है। तो हम इसको भी लिख लेते हैं यहाँ पे, दैट इट डिटरमाइन द ब्लड ग्रुप। ग्लाइकोप्रोटीन्स, जो ग्लाइकोप्रोटीन्स आपने मेम्ब्रेन की सरफेस पे पढ़ी हैं कि सेल मेम्ब्रेन की सरफेस पे जो ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं जिसमें प्रोटीन्स विद कार्बोहाइड्रेट ऐड होता है। ग्लाइको वर्ड होता है यूज कार्बोहाइड्रेट के लिए, तो कार्बोहाइड्रेट के साथ जो प्रोटीन ऐड होती हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स, स्पेशल टाइप की प्रोटीन्स हैं, वो भी आपकी ग्लोबुलिन प्रोटीन्स ही है। ओके, फिर लाइपोप्रोटीन्स आर ऑल्सो द ग्लोबुलिन्स। लाइपोप्रोटीन्स, जैसे आप लाइपोप्रोटीन्स का कहाँ फंक्शन होता है, लाइपोप्रोटीन्स का फंक्शन आता है आपका जैसे फैट मेटाबॉलिज्म के लिए, दे आर इंपॉर्टेंट फॉर फैट मेटाबॉलिज्म। वहां पे आप पढ़ते हैं HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, VLDL वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन एंड काइलोमाइक्रोन। तो ये सब के सब गामा ग्लोबुलिन के ही, मतलब ये सब के सब ग्लोबुलिन के एग्जाम्पल हैं, ग्लोबुलिन के एग्जाम्पल्स हैं लिपोप्रोटीन्स। इसका मतलब ये जो प्लाज्मा प्रोटीन है वो फैट मेटाबॉलिज्म में भी इंपॉर्टेंट होती है। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट, फाइन। तो लिपोप्रोटीन्स जिसमें हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन एंड काइलोमाइक्रोन्स आर टाइप ऑफ लिपोप्रोटीन्स एंड लिपोप्रोटीन्स आर टाइप ऑफ ग्लोबुलिन। तो ये इसके मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और ट्रांसफेरिन एंड सेरुलोप्लाज्मिन, ये दोनों ही ट्रांसफर करने के लिए प्रोटीन्स हैं, जिसमें से ट्रांसफेरिन है आयरन बाइंडिंग प्रोटीन। सो ट्रांसफेरिन इज अ टाइप ऑफ ग्लोबुलिन। ट्रांसफेरिन आयरन को बाइंड करती है और बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह में आयरन को ट्रांसफर करती है। सेरुलोप्लाज्मिन कॉपर बाइंडिंग प्रोटीन है। सेरुलोप्लाज्मिन इज कॉपर बाइंडिंग प्रोटीन, तो एक कॉपर को बाइंड रखती है और एक जगह से दूसरी जगह में ट्रांसफर करती है। एंजियोटेंसिनोजन आप पढ़ते हैं ब्लड प्रेशर रेगुलेशन के लिए, दैट एंजियोटेंसिनोजन इज कन्वर्टेड इनटू एंजियोटेंसिन। और ये एंजियोटेंसिन बीपी के कंट्रोल के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ये आप किडनी की वीडियोस में पढ़ेंगे, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। तो ये जो एंजियोटेंसिनोजन प्रोटीन है वो भी ग्लोबुलिन प्रोटीन है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो प्रोटीन्स हैं, प्लाज्मा की प्रोटीन्स हैं, वो आपकी ब्लड प्रेशर रेगुलेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। फिर है कोगुलेशन फैक्टर्स, जो भी कोगुलेशन फैक्टर्स हैं, मोस्टली कोगुलेशन फैक्टर्स आर दी ग्लोबुलिन एक्सेप्ट दी फाइब्रिनोजन एंड ये प्रोथ्रोम्बिन्स, ये अलग आते हैं। तो ज़्यादातर जो कोगुलेशन फैक्टर्स हम पढ़ेंगे क्लॉटिंग के चैप्टर्स में, वो कोगुलेशन फैक्टर्स ग्लोबुलिन्स हैं। तो इसका मतलब ये क्लॉटिंग में भी प्रोटीन्स हेल्प करती हैं। तो ये सारे फंक्शंस जो हैं वो आप प्लाज्मा प्रोटीन के फंक्शन में डाल सकते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन के फंक्शन में आप एल्बुमिन का फंक्शन लिखिए, ग्लोबुलिन के फंक्शंस लिखिए, फाइब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन के फंक्शन लिखिए, तो आपके पूरे ऑल ओवर फंक्शंस कवर हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपके ग्लोबुलिन्स के ही बहुत सारे फंक्शंस कवर हो जा रहे हैं, उनको आप लिख सकते हैं, ठीक है। सो कौन कौन सी है ग्लोबुलिन को डिवाइड करो तो अल्फा, बीटा एंड गामा ग्लोबुलिन। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि गामा ग्लोबुलिन एंटीबॉडीज होती है। गामा ग्लोबुलिन्स आर एंटीबॉडीज और उनका दूसरा नाम होता है इम्यूनोग्लोबुलिन्स। बाकी ग्लोबुलिन्स के टाइप है इम्यूनोग्लोबुलिन, हीमोग्लूटिनिन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स, लिपोप्रोटीन्स, ट्रांसफेरिन, सेरुलोप्लाज्मिन, एंजियोटेंसिनोजन एंड कोगुलेशन फैक्टर्स, ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ ग्लोबुलिन्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं फाइब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन की, उसके बाद हम एल्बुमिन की बात करेंगे। एल्बुमिन इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटीन एंड मेजर प्रोटीन। बॉडी में 55% जो होती है वो एल्बुमिन होती है और यही सबसे ज़्यादा कॉमन प्रोटीन होती है। तो पहले फाइब्रिनोजन प्रोथ्रोम्बिन कर लेते हैं। फाइब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन ये कोगुलेशन फैक्टर्स में यूज़ होते हैं और इनका इंपॉर्टेंट काम होता है क्लॉटिंग कराने का। फाइब्रिनोजन से फाइनल जो स्टेज होती है जब क्लॉटिंग की मैकेनिज्म पढ़ते हैं, तो फाइनली फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन बनता है और यही फाइब्रिन है जो कि क्लॉट का फॉर्मेशन कराता है। फाइब्रिन के थ्रेड्स होते हैं और वो क्लॉट कराते हैं। तो फाइब्रिनोजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी क्लॉटिंग फॉर्मेशन। ओके, दूसरा जो फाइब्रिनोजन है, ये फाइब्रिनोजन एक जो होती है ये विस्कोसिटी के लिए इंपॉर्टेंट होती है। इससे ब्लड का अपना एक गाढ़ापन होता है जिसको हम कहते हैं ब्लड इज अ विस्कस। तो हर जो ब्लड है, ब्लड की जो विस्कोसिटी है वो मेनली फाइब्रिनोजन की वजह से है, क्योंकि जो विस्कोसिटी होती है वो इस बात पर डिपेंड करती है कि प्रोटीन का शेप कैसा है, प्रोटीन का साइज कैसा है। तो जो फाइब्रिनोजन है, फाइब्रिनोजन मेनली आपका
विस्कोसिटी ऑफ ब्लड के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो फाइब्रिनोजन है वो आपकी फिब्रिलर प्रोटीन है। ज़रूरी नहीं है इसको याद रखना, छोड़ दीजिए, बस ये याद रखिए कि फाइब्रिनोजन की वजह से ही ब्लड का मेन विस्कोसिटी जो है फाइब्रिनोजन की वजह से है, ठीक है। और बाकी जो विस्कोसिटी है वो आरबीसी की वजह से है, रेड ब्लड सेल्स की वजह से, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स मैक्सिमम नंबर में होती हैं और उनकी वजह से भी विस्कोसिटी होती है। तो आउट ऑफ दीज फाइब्रिनोजन इज इंपॉर्टेंट फॉर द क्लॉटिंग फॉर्मेशन एंड फॉर द विस्कोसिटी ऑफ ब्लड। अब हम बात करते हैं एल्बुमिन की। एल्बुमिन सबसे ज़्यादा कॉमन है, सबसे ज़्यादा परसेंटेज में कॉमन है ब्लड में प्रोटीन, और ये एल्बुमिन प्रोटीन है मेनली ब्लड का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, जिसको हम कहते हैं स्पेशली ऑन्कोटिक प्रेशर, ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर या ऑन्कोटिक प्रेशर होता है, उसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्योंकि एल्बुमिन जो है उसका एक सबसे बड़ी बात है कि उसका साइज़ बहुत छोटा होता है। तो जब हम किडनी के चैप्टर्स में पढ़ेंगे तो किडनी से ये फिल्टर नहीं हो पाती, तो नॉर्मली यूरिन में नॉर्मली कोई प्रोटीन नहीं आती। लेकिन अगर किडनी में कोई डैमेज है तो सबसे पहले जो प्रोटीन किडनी मतलब यूरिन में आती है वो होती है एल्बुमिन प्रोटीन, क्योंकि यही सबसे छोटी प्रोटीन होती है और उसको हम लोग बोलते हैं एल्बुमिनूरिया। एल्ब्यूमिन्यूरिया। एल्बुमिन्यूरिया कब होता है? जब किडनी डिजीज होती है या किडनी की जो फिल्ट्रेशन की मेम्ब्रेन है उसमें कोई डिफेक्ट होता है, तो ये एल्बुमिन्यूरिया हो सकता है। एल्बुमिन्यूरिया इज एल्बुमिन इन यूरिन। ओके, तो अब एल्बुमिन यूरिन में आ रहा है तो ब्लड में यूरिन का एल्बुमिन का लेवल क्या होगा? कम हो जाएगा, क्योंकि ब्लड से ही ये एल्बुमिन यूरिन में आ रहा है, इसलिए ब्लड में क्या होगा? हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया। हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया यानी कि एल्बुमिन का लेवल ब्लड में कम हो जाता है। तो यूरिन में तो ज़्यादा आ रहा है लेकिन ब्लड में कम हो जाता है, हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया होने लगता है। और जब ब्लड में एल्बुमिन कम होता है तो लीवर से इसका प्रोडक्शन बढ़ने लगता है, लिवर इसको ट्राई करता है कि नॉर्मल करे और उसको सिंथेसाइज करे। ठीक है, अब ये एल्बुमिन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ब्लड की विस्कोसिटी के लिए। तो अभी हम पढ़ते हैं ब्लड का विस्कोसिटी। तो ऑन्कोटिक प्रेशर के लिए ये है हमारी आर्टरी, ये है वेन, और इनके बीच में इनको कनेक्ट करती है कैपिलरीज, और यहाँ पर है आसपास में इंटरस्टिशियल फ्लूइड, जहाँ पे फ्लूइड का एक्सचेंज होता है, यहाँ से इधर भी जाता है, इधर से इधर भी जाता है। तो कैपिलरी में फ्लूइड का रहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कैपिलरी में एक यहाँ पे दो तरह के, यहाँ पे एक्चुअली 4 प्रेशर्स लगते हैं। उन फोर्सेस को कहते हैं हम लोग स्टार्लिंग फोर्सेस। तो ये आपको पता होना चाहिए, वाइवा के लिए इंपॉर्टेंट है कि स्टार्लिंग फोर्सेस क्या होते हैं। तो स्टार्लिंग फोर्सेस होते हैं 4 तरह के। एक होता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, और एक होता है ऑन्कोटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एंड ऑन्कोटिक प्रेशर, ये 4 प्रेशर्स हैं, लेकिन ये 2 टाइप के प्रेशर हैं, पर ये 4 प्रेशर हैं। तो एक प्रेशर तो होता है यहाँ पे जो कैपिलरीज है, ये हमारी है कैपिलरी। ठीक है, इस कैपिलरी में फ्लूइड पोर्शन है, यानी वाटर भी है, प्लाज्मा है, पूरा है। तो जो भी वाटर पोर्शन है वो इस वाटर को, फ्लूइड का जो पोर्शन है वो इस वहाँ पर एक प्रेशर फ्लूइड की वजह से लगता है, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, और ये फिल्टर का प्रेशर होता है, मतलब जो वहाँ पे फ्लूइड है उस प्रेशर को दूसरी तरफ भेजता है। तो ये प्रेशर हमारा है कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फ्लूइड की वजह से, कैपिलरी के फ्लूइड की वजह से प्रेशर है, वहाँ पे जो वाटर कंटेंट है उसकी वजह से है, और वो उस वाटर को दूर भेजना चाहता है, मतलब कैपिलरी से इंटरस्टिशियल फ्लूइड में भेजना चाहता है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर प्रोटीन्स होती है, इसके अंदर है प्रोटीन। प्रोटीन में भी स्पेशली एल्बुमिन प्रोटीन वही मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ऑन्कोटिक प्रेशर के लिए, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा है। तो वो जो है यहाँ से आसपास से फ्लूइड को खींचती है, और ये प्रेशर कौन सा है? इट इज़ नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। एक्चुअली इसको हम ऑस्मोटिक प्रेशर बोलेंगे। फाइनल ब्लड के लिए जो यूज वर्ड होता है स्पेशली वो ऑन्कोटिक होता है, दिस इज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हम दोनों के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर वर्ड यूज करेंगे। प्रेशर 2 हैं, एक ऑस्मोटिक एक हाइड्रोस्टैटिक। पहले हम कैपिलरी की बात कर रहे हैं, तो कैपिलरी का ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ कैपिलरीज, या कह सकते हो इट इज कैपिलरी ऑस्मोटिक प्रेशर।
तो ये प्रोटीन की वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर है, वाटर कंटेंट की वजह से हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फिल्टर करने वाला प्रेशर है, फिल्टर को फेवर करने वाला प्रेशर है, और ऑन्कोटिक प्रेशर या ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो एब्जॉर्प्शन करने वाला प्रेशर है, मतलब जो आसपास का फ्लूइड है उसको प्लाज्मा में लेके आता है, ये उस टाइप का प्रेशर है। ठीक है, तो दो प्रेशर तो आपके लग गए हैं कैपिलरी के अंदर। तो एक तो है कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक, इनके सबके सामने, दो के सामने कैपिलरी वर्ड लिख दीजिए, कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एंड कैपिलरी ऑन्कोटिक प्रेशर। कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एंड कैपिलरी ऑन्कोटिक प्रेशर, एक फेवर कर रहा है एब्जॉर्प्शन को जो कि ऑस्मोटिक प्रेशर है, एक आप उसको दूसरी तरफ भेज रहा है, फिल्ट्रेशन करा रहा है जो कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है। ऐसे ही यहाँ जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है इसमें भी दो प्रेशर सेम लगेंगे। यहाँ पे जो वाटर कंटेंट है उसकी वजह से, यहाँ पे जो वाटर कंटेंट है उसकी वजह से यहाँ लगेगा इंटरस्टिशियल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, या इसको भी हम ग्रीन से लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लगेगा इंटरस्टिशियल, क्योंकि ये इंटरस्टिशियल टिश्यू है आसपास का, इंटरस्टिशियल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। इंटरस्टिशियल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो फ्लूइड को इसके अंदर भेजेगा, आसपास से कैपिलरी के अंदर भेजेगा, क्योंकि ये पुश करने वाला प्रेशर होता है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर जो है प्रोटीन भी होंगी, यहाँ पे मतलब यहाँ पे जो है और केमिकल्स और चीज़ें होंगी, जो सॉल्ट्स हैं, या यहाँ पर यूरिया वगैरह है और भी सॉल्ट्स हैं, और अपनी भी कुछ इंटरस्टिशियम की थोड़ी प्रोटीन होती है। तो वहाँ पर जो प्रेशर होता है वो होता है इंटरस्टिशियल ऑन्कोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। सो ये होता है इंटरस्टिशियल ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इंटरस्टिशियल ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो क्या करना चाहता है, वो फ्लूइड को अपने पास लेके आना चाहता है, वो इंटरस्टिशियम में अपनी तरफ इंटरस्टिशियल में लेके जाएगा। तो ये चार तरह के प्रेशर हैं, एक कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, कैपिलरी ऑस्मोटिक प्रेशर, इंटरस्टिशियल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एंड इंटरस्टिशियल ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये चारों प्रेशर मिला के इनको कहते हैं हम स्टार्लिंग फोर्सेस, और इनका रिजल्टेंट इस बात को बताता है कि कैपिलरी के अंदर कितना फ्लूइड रहेगा, कितना उसका वॉल्यूम मेंटेन रहेगा। इनमें से अगर एक भी प्रेशर में कोई चेंज आए तो कैपिलरीज के जो में ब्लड जो वॉल्यूम है उसमें चेंजेस आ जाते हैं। जैसे सबसे कॉमन चीज़ है कि अगर ब्लड में किसी भी वजह से प्लाज्मा प्रोटीन कम हो जाए, जो यानी एल्बुमिन कम हो जाए, जिसको हम लोग बोल सकते हैं हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया, यानी हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया का मतलब है डिक्रीज इन एल्बुमिन। जो किस किस केस में हो सकता है, एक तो ये किडनी डिजीज में हो सकता है। अभी मैंने बताया कि किडनी में कोई अगर फिल्ट्रेशन में प्रॉब्लम हो रही है, उसकी मेम्ब्रेन फिल्टर ज़्यादा कर रही है, या किडनी में और भी कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से किडनी से यूरिन एल्बुमिन ज़्यादा छन जा रहा है और यूरिन में चला जा रहा है, तो बॉडी में कम हो जाएगा। या दूसरा कहाँ से बन के आती है एल्बुमिन, लिवर से। तो लिवर डिजीज़ में भी हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया हो सकता है। तो किडनी डिजीज़ या लिवर डिजीज़ में हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया हो सकता है। अब एल्बुमिन अगर कम हुआ तो बताइए क्या होगा। यहाँ पे अगर एल्बुमिन कम है तो कौन सा प्रेशर कम होगा, प्रेशर ये वाला कम हो जाएगा, कैपिलरी ऑस्मोटिक प्रेशर। कैपिलरी का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है कम हो जाएगा। अब प्रेशर कम हुआ तो क्या होगा, यहाँ से जो फ्लूइड यहाँ आना था वो कम हो गया, या ये कह सकते हो जो ये फ्लूइड है ये आसपास की जगह पे आने लगता है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है वो बढ़ने लगता है तो टिश्यू में एडेमा हो जाता है। तो इसलिए इस कंडीशन में टिश्यू एडेमा होने लगता है। एडेमा का मतलब होता है सूजन हो जाना। तो टिश्यू में स्वेलिंग होने लगती है, कई बार फेस पे भी स्वेलिंग हो जाती है। तो किडनी डिजीज़ का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होता है कि फेस पे स्वेलिंग होने लगती है, स्पेशली आइज़ के चारों तरफ पेरी ऑर्बिटल एडेमा होने लगता है, क्योंकि इसमें एल्बुमिन कम हो रहा है। और एल्बुमिन बॉडी में कम होने की वजह से जो कैपिलरी से फ्लूइड निकल के टिश्यू में पहुँच जाता है, तो उसकी वजह से क्यों ये जो आपका टिश्यू है उसमें एडेमा हो गया। ठीक है, और कैपिलरी ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग ऑन्कोटिक प्रेशर भी कहते हैं। ऑन्कोटिक प्रेशर सिर्फ इसके लिए स्पेशल नाम है कि कैपिलरी ऑस्मोटिक प्रेशर इज एन ऑन्कोटिक प्रेशर। तो इसमें कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, कैपिलरी ऑस्मोटिक प्रेशर, इंटरस्टिशियल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, इंटरस्टिशियल ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इन्हीं का फाइनल रिजल्टेंट ये बताएगा कि ब्लड का वॉल्यूम कितना होगा, इंटरस्टिशियल का फ्लूइड कितना होगा, ब्लड कहाँ से मतलब जो वॉल्यूम है फ्लूइड जो है कहाँ से कहाँ पर जाएगा। सो हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया में टिश्यू में एडेमा हो सकता है। तो एल्बुमिन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑन्कोटिक प्रेशर को मेंटेन करने के लिए। तो जो ये ऑन्कोटिक प्रेशर होता है मेनली 25 mmHg होता है।
25 mmHg। तो अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं फंक्शंस ऑफ द एल्बुमिन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट है और ये एग्जाम्स में आता भी है, स्पेशली फर्स्ट सेशनल में जब आपका ब्लड ही कंप्लीट हुआ होता है या फिर 1-2 यूनिट कंप्लीट हुई होती हैं, तो इसमें बहुत ही कॉमन ये क्वेश्चंस दे दिया जाता है, दैट फंक्शंस ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन। तो फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन को आप ऐसे ही बताएंगे, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन के जो फंक्शंस हैं उन्हीं को आप इनको अलग अलग हेडिंग्स में डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो सबसे पहला है मेंटेन द ऑन्कोटिक प्रेशर विच इज़ 25 mmHg। तो हमने ये जो पढ़ा है दैट इट इज़ मेनली बिकॉज ऑफ द एल्बुमिन, क्योंकि एल्बुमिन का परसेंटेज ज़्यादा है और एल्बुमिन मेनली ऑन्कोटिक प्रेशर को मेंटेन कराने का काम करता है, और ये सारा जो मैकेनिज्म है वो भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। देन प्रोवाइड द इम्यूनिटी। इम्यूनिटी कौन प्रोवाइड करता है? ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन में कौन सा? गामा ग्लोबुलिन। तो गामा ग्लोबुलिन एक्ट एज दी फॉर दी ह्यूमोरल इम्यूनिटी, तो प्रोवाइड इम्यूनिटी बाय द ग्लोबुलिन, ये आप इसको लिख सकते हो उसमें। फिर हेल्प इन कोगुलेशन ऑफ ब्लड। कोगुलेशन ऑफ ब्लड में कौन काम करता है? फाइब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन। सो फाइब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन एंड अदर क्लॉटिंग फैक्टर्स आर आल्सो दी ग्लोबुलिन। तो वो सारे के सारे मिलके क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। फिर विस्कोसिटी ऑफ ब्लड। विस्कोसिटी ऑफ ब्लड मैंने बताया था कौन सबसे ज़्यादा विस्कोसिटी ऑफ ब्लड करता है? फाइब्रिनोजन। ये कौन करता है? एल्बुमिन। ये कौन करता है? मेनली ग्लोबुलिन। ओके, कोगुलेशन जो है वो आपका फाइब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन। बाकी क्लॉटिंग फैक्टर्स भी ग्लोबुलिन है तो वो भी कर सकते हैं। फिर ट्रांसपोर्ट का काम है। ट्रांसपोर्ट में स्पेशली से एल्बुमिन और ग्लोबुलिन दोनों काम करते हैं। मेनली जो एल्बुमिन है, एल्बुमिन बहुत सारे हार्मोन्स को बाइंड रखता है, जैसे थायराइड हार्मोन को बाइंड करता है, T3 T4 को एल्बुमिन बाइंड रखता है, ग्लोबुलिन भी बाइंड रखता है कुछ परसेंटेज में। तो ये जब ज़रूरत होती है बॉडी में फ्री हार्मोन को बढ़ाने की, या बॉडी में हार्मोन का लेवल कम है या ज़रूरत ज़्यादा है, तो ये अपना जो बाइंडिंग पोर्शन है उससे ये इसको फ्री कर देते हैं। तो बाइंड हार्मोन से फ्री हो जाता है और बॉडी को हार्मोन उस टाइम पे प्रोवाइड हो जाता है। या जो हम ड्रग्स लेते हैं, मेटल्स हैं और मेटल्स हैं, ड्रग्स हैं, हार्मोन्स हैं, वो काफ़ी चीज़ें आपकी प्रोटीन्स के साथ बाइंड रहती हैं एंड अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट इनकी बाइंडिंग या तो बढ़ जाती है जब ज़रूरत कम है, ज़रूरत ज़्यादा है तो बाइंडिंग कम होने लगती है, फ्री फॉर्म में ज़्यादा मिल जाती है, क्योंकि हमेशा फ्री फॉर्म जो होती है हार्मोन्स की वही फंक्शन के लिए रेडी होती है। तो ट्रांसपोर्ट का काम भी ये प्लाज्मा प्रोटीन्स करती हैं। दूसरा ट्रांसफेरिन प्रोटीन हमने पढ़ा है, ये यहाँ पे पढ़ा था पिछले उसमें। ट्रांसफेरिन प्रोटीन और सेरुलोप्लाज्मिन प्रोटीन एक आयरन को बाइंड रखती है, सेरुलोप्लाज्मिन कॉपर को बाइंड करती है, तो बाइंड करके ये भी ट्रांसफर करने का काम ऐसा करती है। फिर एक्ट एज बफर्स। प्लाज्मा प्रोटीन्स बफर्स की तरह भी काम करती हैं और ये पीएच को मेंटेन करने का काम करती है। तो दे मेंटेन द पीएच ऑफ द ब्लड एंड द पीएच ऑफ द बॉडी, सो दे आर इम्पॉर्टेंट बफर्स की तरह भी काम करती हैं। फिर है सिंथेटिक फंक्शंस। जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं वो बहुत सारे हार्मोन्स को एज अ यू कैन सी एज अ बेस देती हैं फॉर देयर सिंथेसिस। जब उनको रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से सिंथेसिस कर, जैसे इरेथ्रोपोइटिन हार्मोन है, इरेथ्रोपोइटिन हार्मोन है वो भी प्रोटीन से ही सिंथेसाइज होता है। तो ब्लड में प्रोटीन्स रहती हैं और वो जो प्रोटीन्स हार्मोन है उनके सिंथेसिस के लिए यूज़ हो सकती है। उसके बाद है प्रोटीन स्टोर। हम जानते हैं कि प्रोटीन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है मसल्स के लिए, ग्रोथ के लिए। तो ये भी एक तरह का स्टोर की तरह से काम करती है। जब बॉडी को ज़रूरत ज़्यादा है या इमरजेंसी सिचुएशन है तो जो प्लाज्मा की प्रोटीन्स हैं वो एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए भी यूज़ हो जाती हैं और ग्रोथ के लिए भी ज़रूरी हो जाती है। ज़्यादातर जो हमारे लिवर के हिसाब से प्रोटीन है वो भी यूज़ हो जाती है, और लेकिन जो ब्लड में स्टोर है वो भी आपकी इमरजेंसी कंडीशन में या रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये प्रोटीन यूज़ हो सकती है। तो ब्लड जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं वो एज अ प्रोटीन का स्टोर भी यूज़ हो रहा है। उसके बाद आता है डिटर्मिनेशन ऑफ ईएसआर। ईएसआर क्या होता है? ईएसआर इज इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट होता है ईएसआर। तो ये ईएसआर जो है वो बहुत सारी डिजीज़ के लिए, जैसे कोई डिजीज़ इन्फ्लेमेशन की डिजीज़ है, इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, उसमें ईएसआर का लेवल बढ़ जाता है। तो इस ईएसआर की वैल्यू को हम देख के कह सकते हैं कि इसमें कोई इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है। दूसरा, हम
मान लिया हम अभी ESR करें, फिर हम उसका मेडिसिन देना शुरू कर दें, फिर 1 महीने बाद या जब भी उसका ट्रीटमेंट हो रहा है तो हम ESR को रिपीट कराते हैं, तो हम ये देख सकते हैं अगर ESR घट रहा है इसका मतलब उस मेडिसिन का इफेक्ट हो रहा है। तो ESR एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है पर बहुत ही नॉन स्पेसिफिक टेस्ट है, मतलब एक डिजीज़ के लिए स्पेसिफिक नहीं है, बहुत सारे डिजीज़ में ESR बढ़ सकता है। आपने देखा होगा ये रूटीन का भी टेस्ट है कि ESR कराना। तो अगर जैसे हम किसी एक ट्यूब में ब्लड को रख दें, ट्यूब को ब्लड को ट्यूब में रख दें और उसको हम ऐसे अपने आप से गिरने दें। एक तो था हमने जब PCV करा था तो उसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं, एक फोर्स से घुमाते हैं। इसमें हम घुमाते नहीं, बस ब्लड को जो है 1 घंटे तक रख देते हैं और देखते हैं कितना गिरा। तो ऊपर से लेके इसका जो रेट है आपको दिखने लगता है, ऊपर क्लियर फ्लूइड मिलने लगता है और नीचे रेडिश रह जाता है। तो हम ये देखते हैं कि 1 घंटे में कितना गिरा, उसी को कह रहे हैं इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। मतलब RBC होती है इरेथ्रोसाइट, तो उसका सेडिमेंटेशन रेट ये कहलाता है सॉरी। सो 1 घंटे में ये कितना नीचे गिर रहा है उसी को हम कहते हैं इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। तो ये जो है स्पेशली ये फाइब्रिनोजन इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो फाइब्रिनोजन इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ESR में। तो ये डिटर्मिनेशन ऑफ ESR में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले हो रहा है प्रोटीन्स का। उसके बाद रिजर्वॉयर फंक्शन है, ये अपने साथ में काफ़ी सारे हार्मोन्स को बाइंड रख सकता है और आयरन है, कॉपर है, उसको बाइंड करके एज अ स्टोर का भी काम कर लेता है या फिर ज़रूरत पड़ने पे उनको फिर रिलीज़ करके उनको दे देता है। तो ये एज अ स्टोर का भी रिजर्वॉयर फंक्शन भी कर रहा है। डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लड ग्रुप अभी मैंने आपको बताया था, एग्लूटिनिन्स जो है एज अ ग्लोबुलिन है जो कि डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लड ग्रुप में भी रोल प्ले करते हैं। मेटाबॉलिज्म अभी हमने लिपोप्रोटीन देखा, तो लिपोप्रोटीन इज अ टाइप ऑफ ग्लोबुलिन, वहाँ पर भी इसका रोल प्ले होता है। सो दीज आर सम ऑफ द फंक्शंस ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन्स, जो कि एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स हो सकता है। उसमें आप एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन उनके फंक्शंस लिखिए, तो आप इसमें मैक्सिमम नंबर्स लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।